हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल स्टडी 94 पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम रीट लेवल 1 फर्स्ट शिफ्ट के पहले पार्ट बाल विकास एवं शिक्षण विद्या शिक्षा शास्त्र की हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु और वातावरण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन होगा राइट बच्चा, क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो होता है बच्चा। बच्चा नहीं होगा तो अध्यापक कोई काम का नहीं है, और विषय वस्तु भी कोई मतलब नहीं है विषय वस्तु का भी। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन, बच्चा। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो दोस्तों आप ही बताओ इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। शिक्षकों के लिए 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 4। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो दोस्तों 3 तो सही है और एक है हमारा गलत। कौन सा है? एक हमारा गलत। तो गलत बताना आपको भिन्न। तो भिन्न होगा इसमें से अभिक्षमता। कौन सा होगा? अभिक्षमता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। यानी कि हम बालक को कितनी शिक्षा दे चुके, उनको हम कितना दक्ष बना चुके हैं शिक्षण प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करेगा? छात्र, अगर एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में परिस्थिति उत्पन्न करता है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 7 नंबर। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है? क्या पूछ रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है
क्रियात्मक अनुसंधान जिस शिक्षण संस्थान में किया जाता है ना, तो क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है जिस संस्थान की भी मतलब जो भी समस्या होना है ना, उसको तत्काल उस समस्या को तत्काल हल किया जा सके, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 8। NCAP 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका? 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता के रूप में, यानी कि फैसिलिटेटर के अकॉर्डिंग उसकी भूमिका होनी चाहिए एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। विकास होता है, विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है, या जटिल से कठिन, या विशिष्ट से सामान्य, या साधारण से आसान? तो दोस्तों पहले विकास होगा सामान्य। पहले जो भी बालक है वो सामान्य क्रियाएं करेगा, सामान्य क्रिया करने के बाद में धीरे धीरे वो विशिष्ट क्रिया करने लगेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 10 नंबर पे। 10 नंबर है हमारा क्वेश्चन। ये पूछा गया है विकास के सिद्धांत के नाम और सिद्धांत का वर्णन। देखते हैं दोस्तों, इसमें है पहला ऑप्शन समीप दूराभिमुख दिशा, दूसरा है सिर पदाभिमुख दिशा, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समीप दूराभिमुख, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो ए में डी, समीप दूराभिमुख दिशा, और सिर पदाभिमुख दिशा यानी कि सिर से पैर की ओर। तो 2 नंबर में हो जाएगा ए। तीसरे नंबर में हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ए में डी। ए में कौन सा? डी। और 2 नंबर में ए में डी और 2 नंबर में ए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ए आंसर। और 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा? बी, अंतर्वैयक्तिक का मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा मान जाए उसकी हाइट पहले कम है तो बाद में उसकी हाइट तेज बढ़ेगी। सबकी मतलब जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है ना वो अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं इसमें हो जाएगा सही आंसर किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती है, यहाँ की अंतरावैयक्तिक यानी व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। किसी की सीखने की दर ज़्यादा तो किसी के सीखने की दर कम। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद में साइकोलॉजी के बाद में हम लेके आएंगे संस्कृत, ईवीएस, मैथ और हिंदी के वीडियो भी आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रकृति और पोषण विवाद, प्रकृति तो हो गई दोस्तों आनुवांशिकता से और पोषण विवाद ही हो गया वातावरण से। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्या ये सही है ऑप्शन? दोस्तों ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, क्योंकि जरूरी है, ये समझना हमें जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, प्रत्येक बच्चा विलक्षण होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन तो असत्य की पूछ रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तो ये तो ऑप्शन ठीक है दोस्तों। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। ये ऑप्शन भी ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन भी ठीक है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, बिल्कुल अनुक्रमिक प्रक्रिया है विकास। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा है असत्य, तो असत्य हो जाएगा इसमें दोस्तों ओनली डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए। यह समझना जरूर नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें समझना ज़रूरी है, ऐसे आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। खालिस्तान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। कब होते हैं? विकास तब होता है। तो दोस्तों इसमें सही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के गुणनफल को क्या कहते हैं? विकास। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर हम क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? बचपन पूछ रहा है दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड। Which of the following is not a characteristic of early childhood? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में होगा हमारा सही जवाब बचपन की पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा अनुकरणीय आयु। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में भी ज़रूर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। और थर्स्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत। कौन सा? समूह कारक सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने और गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत। और थॉर्नडाइक था प्रयास या भूल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास या भूल का सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी मापन की
व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि पूछ रहा, तो इसमें है प्रक्षेपी विधि में सही ऑप्शन हमारा कथानक TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक संप्रत्य परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 कितनी होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि? प्रतिभाशाली बालक की होती है 140 प्लस, कितनी होती है? 100। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समझने के लिए, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत। छात्रों के बीच में अंतर को कम करने के लिए नहीं, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए नहीं। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु पूछ रहा है, तो इसका टर्मन ने सूत्र दिया था IQ बराबर MA/CA गुणा 100। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हो जाएगा IQ कितना हमारा 75 बराबर MA पूछ रहा है, तो MA/CA कितना दे रखा है? कालानुक्रम आयु कितनी दे रखी है? 16 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो इससे 25 से काटो इसको 4 बार, 4 से काटो इसको 25 बार, 25 से इसको 3 बार, 3 × 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दोस्तों वही सूत्र का प्रश्न आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मन। किसने दिया? बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA गुणा 100, तो ये दिया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों सृजनात्मकता है अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है तीव्र चिंता, बी ऑप्शन अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, सी बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, विक्षिप्त भय एवं चिंता से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो दोस्तों एक तो हो जाएगा इसमें ए और एक हो जाएगा बी। वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता, ये नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। तो ये दो ऑप्शन हमारा करेक्ट, ए 1 और 2, 1 और 2, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता? तो इसमें हो जाएगा हमारा द्वंद्व आंसर, बी ए ऑप्शन द्वंद्व। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी दोस्तों स्किनर ने। किसने? स्किनर ने दी। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही बताया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों ये होगा सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, क्योंकि स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है रुचि एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो कि स्वयं के द्वारा होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने तो अधिगम का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का भूल का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने भी आपको दोस्तों स्किनर ने भी दिया था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, BS ब्लूम। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके साइकोलॉजी के 30 प्रश्न, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, एकदम सही आपको आंसर बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।